Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So we will discuss about the chapter Earth, Sun and Moon, which have been taken from the class 5th CBSE board. So यहाँ पे स्क्रीन पे ये सारी चीजें आप देख सकते हो. So next is we will learn about solar system, Earth, Sun, Moon, eclipse. राइट अब आप यहाँ पे देख सकते हो हम प्लैनेट्स के नाम पढ़ेंगे. कितने प्लैनेट्स होते हैं टोटल, ठीक है. सो वन बाय वन हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देख सकते हो आप प्लैनेट्स हैं ये सारे, और ड्वार्फ प्लैनेट्स है हमारे पास. यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लूटो और सीरस, और जो भी बचे हमारे पास 8 प्लैनेट्स, ये सारे के सारे हमारे जो व्हाइट में है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट में है शो किया वो सारे प्लैनेट्स हैं, और जो येलो में लिखे हैं हमने वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है. राइट, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लैनेट. आपने आइडेंटिफाई करना है. अच्छा आप सब बताओ जो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है उसका क्या नाम है. विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर, राइट. फिर सैटर्न ये कौन सा प्लेनेट होता है जिसमें रिंग्स होती हैं, ठीक है. और अर्थ क्या है? अर्थ क्या बोलता है? मैं क्या हूं? मैं नीले रंग का हूं, नीला प्लेनेट हूं, ठीक है, ब्लू प्लेनेट, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे क्लोजेस्ट होता है सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट होता है? वो होता है विनस, ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे दूर होता है सन से, होता है नेपच्यून, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास, आपको पूछेंगे पेपर में, कई बार पूछ लेते हैं कि हम सोलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है. सोलर सिस्टम कैसे बना था, ठीक है. तो आपने बताना है जो सारे ये प्लैनेट्स हैं हमारे, टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स है और सन है, इसको मिला के, ठीक है. ये जो प्लैनेट्स होते हैं और सन होते हैं सबको बोलते हैं सिलेस्टियल बॉडी, ठीक है. देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड इंक्लूडिंग सन, दैट इज कॉल्ड सिलेस्टियल बॉडीज, ठीक है. और सिलेस्टियल बॉडी ही हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट बनाती है, मतलब सोलर सिस्टम को डिराइव करती है. अगर हमारे प्लैनेट्स नहीं होते, सन नहीं होता, तो हमारी सिलेस्टियल बॉडी नहीं बनती, और अगर हमारी सिलेस्टियल बॉडी नहीं बनती तो हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं बनता, ठीक है. इसी तरह से अब सोलर सिस्टम के बारे में बताया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है. सोलर सिस्टम में जो सन होता है और सिलेस्टियल बॉडी होती है वो रिवॉल्व करती है हमारी, और फिर क्या बनाती है? वो सोलर सिस्टम. जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कोमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, और सैटेलाइट्स होती है, प्लैनेट्स होती है, ठीक है. सोलर सिस्टम में हम उनको क्या करते हैं? इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे रखते हैं. सबसे पहले सन होता है, फिर उसके बाद हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है. तो और फिर उसके बाद हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, प्लूटो और सीरस, ठीक है. अब प्लूटो और सीरस हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, और बाकी जो ड्वार्फ प्लैनेट्स थे वो किस कैटेगरी में आते थे? जो वो हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, उन्होंने बताया था, उन्होंने ही इसको ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा हुआ था. आपको कई बार पूछ लेते हैं कि जो प्लूटो होता है वो तो हमारा प्लैनेट होता है, बट पहले वो सबसे पहले प्लैनेट ही था, फिर उसको क्या किया, जो भी IAU, जो भी हमारी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, सबकी अपनी अपनी यूनियन होती है. वैसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में हमारे प्लूटो प्लैनेट को रख दिया. कब रखा था उसने, ये याद रखना है, अगस्त 2006 में, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास सैटेलाइट. पेपर में पूछ लेते हैं कई बार ये क्वेश्चन कि सैटेलाइट होता क्या है. सैटेलाइट एक सिलेस्टियल बॉडी है, ठीक है. सिलेस्टियल बॉडी के अंदर प्लैनेट्स आते हैं और सन आता है, ठीक है. और सैटेलाइट एक सिलेस्टियल बॉडी है जो ऑर्बिट के क्या काटती है? चक्कर काटती है प्लैनेट के, ठीक है. दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट.
ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होता है जिसमें सारे के सारे प्लैनेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर घूमते हैं, उसे बोला जाता है ऑर्बिट। समझ आ गया? नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अर्थ हैज वाटर, एयर एंड सॉइल। अर्थ पे क्या होता है? पानी होता है, हवा होती है, मिट्टी होती है, तभी हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम इधर है, हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ में रहते हैं। हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे पानी है, हवा है, मिट्टी है, इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, नहीं तो हम मर जाते। और ग्रहों पे रहते, प्लेनेट में रहते, वहां मर जाते ऑन द स्पॉट। ठीक है, वहां लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे पास अर्थ है, ठीक है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है, हवा का जो भी हमारे पास ब्लैंकेट बना हुआ होता है, उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है। एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? हार्मफुल जो भी अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती है, उससे क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो सरफेस होता है हमारा अर्थ के ऊपर, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गई, वैलीज होगी। ठीक है, अब देखो हमारे अर्थ के ऊपर तो सारी चीजें मिलती है, ओशंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होती है, वैलीज होती है, ट्रीज होते हैं, हर एक चीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो अर्थ है हमारी, उसको आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स होती है? तो अर्थ की हमारी 3 लेयर्स होती है मेनली। ठीक है, क्रस्ट होती है, मैंटल होती है और कोर होती है। और कोर को फिर से हमने 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वो होती है आउटर कोर और इनर कोर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ बताया है। जो सबसे बाहर की लेयर है हमारी, वो क्रस्ट कहलाती है, मेंटल होती है, वो क्रस्ट की जो अंदर वाली लेयर होती है उसे मेंटल बोला जाता है। आउटर लेयर, इनर लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है हमारी, और इनर से जो बाहर को होती है वो होती है आउटर कोर। ठीक है, नेक्स्ट है 3 लेयर ऑफ अर्थ। अब आपको पूछ लेते हैं कई बार पेपर में, क्रस्ट होता क्या है? तो आपने बोला जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, उसे क्रस्ट बोला जाता है। जो मिडल लेयर होती है हमारे अर्थ की, उसे बोला जाता है मेंटल। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है और सेंटर ऑफ अर्थ को फॉर्म करती है, उसे बोला जाता है कोर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रस्ट, मेंटल, कोर। आपको बोला है कि डिफरेंस बताना है आपने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बीच में। ठीक है, क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होती है इस लेयर के ऊपर, पता है आपको, क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, और मेंटल के ऊपर क्या होता है हमारे, जैसे कि रॉक हो गई, फिर जैसे कि लोअर पार्ट को भी ये कंसिस्ट कर देता है, जिसमें कि मोल्टन रॉक होती है हमारी। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है? मोल्टन मैग्मा हमारा निकलता है। ठीक है, कब निकलता है? जब हमारा वोल्केनो फटता है। ठीक है, और इसमें जो मेंटल कोर होती है ये आयरन को कंटेन करती है और मैग्नीशियम को। ठीक है, और इसी तरह से हमारा कोर पार्ट है, कोर जो ऑटोमोस्ट कोर होती है वो 2300 किलोमीटर थिक होती है। ठीक है, और ये जो मेंटल होती है 2900 किलोमीटर थिक होती है। इतना सा डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, ये आपने सिर्फ याद करना है। बस आपने इसमें याद रखना, जो कोर है उसको सब डिवाइडेड किया गया है आउटर कोर और इनर कोर में। जो आउटर कोर होती है वो आयरन और निकल को कंटेन करती है, किसकी फॉर्म में? मोल्टन स्टेट की फॉर्म में। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनर कोर हमारी सॉलिड बॉल होती है, जो कि एंटायरली सारा का सारी जो इनर कोर है वो हमारी किससे बनी होती है? आयरन से। ठीक है, और जो क्रस्ट होती है इसके ऊपर जीवन सरवाइव करना इजी होता है। क्रस्ट ले लो आप, अर्थ ले लो। ठीक है, ये हर एक चीज कंटेन करती है जो कि हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, और इसमें ये रॉक से बना होता है, आपको पता ही है, और इसकी थिकनेस वेरी करती है 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर टू 70 किलोमीटर अंडर द
कॉन्टिनेंट्स। तो ये लर्न रखनी है आपने चीजें, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी चाहिए। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, उससे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। ओशियंस एंड कंटेंट्स लाई ऑन, ओशियंस और कंटेंट कहाँ होते पाए जाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। इट इज फ्रॉम मेंटल दैट मोल्टन मैग्मा कम्स आउट, हमने ये पढ़ा मेंटल कोर में कि इसमें क्या होता है, मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है जब हमारा वोल्केनो फटता है, ठीक है। कोर फॉर्म द सेंटर ऑफ अर्थ, अब सेंटर ऑफ अर्थ को कौन फॉर्म करता है, कोर। देयर इज अ लॉट ऑफ आयरन इन द मेंटल ऑफ अर्थ, तो कितना बहुत ज्यादा आयरन किस में होता है, मेंटल ऑफ अर्थ में, ठीक है। ये चीजें याद रखनी हमने। सन, अब सन क्या है हमारे यहाँ, सन एक स्टार है जो कि पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है, ठीक है। कितने नजदीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस, ये बहुत बड़ा गर्म गोला है, बहुत बड़ा गर्म गोला है गर्म गैसेस का, ठीक है। बहुत बड़ा बॉल है, उसमें बहुत सारी गर्म गैसेस पाई जाती है, ठीक है। हमारे पास जो सन की थिन लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है एटमॉस्फेयर में सन की, ठीक है, उसको बोला जाता है कोरोना, ठीक है। कोरोना वो नहीं है जो भी फैला था, ठीक है। ये सन की पतली लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, कोरोना। इसका काम ये होता है जैसे कि आपने कुछ देखना है सोलर एक्लिप्स के टाइम, तो इट इज अ कोरोना दैट बी समथिंग सी ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। कोरोना कब देख पाते हैं हम, जब सोलर एक्लिप्स अक्कर होता है, मतलब सूर्य ग्रहण होता है, उस टाइम हम कोरोना को देख पाते हैं, ठीक है। दिस स्फेरिकल सन हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर। अब आपसे पूछ लेते हैं कि सन का स्फेरिकल डायमीटर कितना है, तो यह 13,92,000 किलोमीटर। हमारा सन बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ये जो हमारी अर्थ है उसमें पता नहीं मिलियंस अर्थ फिट हो सकती है, ठीक है। बट ये दिखता क्या है, छोटा दिखता है, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर, बड़े होते हैं, ठीक है। तो सन को क्या बोला जाता है, डार्क स्टार भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास इसमें टेम्परेचर होता है, जो सेंटर ऑफ द सन कितना होता है, 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस, और सरफेस के ऊपर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सन के बारे में जो भी बोले हम, जैसे सन होता है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से, ठीक है। जब सेंटर ऑफ द सन होता है उस टाइम हाइड्रोजन किस में हो जाती है हमारी चेंज, हीलियम में। जो ये प्रोसेस होती है उस टाइम बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। और इस तरह से जो लाइट और हीट हम रिसीव करते हैं अर्थ से, उसे बोला जाता है सोलर एनर्जी। वो कभी भी इनएग्जॉस्टिबल नहीं होती है, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है वो कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। हम उसको कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल कभी भी ना खत्म होने वाली चीज, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाती है फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मून। मून इज ऑल्सो स्फेरिकल लाइक द सन एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। मून किससे बना होता है, हमारा रॉक से बना होता है, वहां पे कोई हवा नहीं होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ की, इसका डिस्टेंस है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर। और मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। और मून लाइट जो हम देखते हैं ना, रात को चांदनी देखते हैं, वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड सनलाइट के रिफ्लेक्टेड होने से ही दिखता है हमारे को, मतलब रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सन की रिफ्लेक्टेड लाइट दिखती है हमारे को, उसकी रिफ्लेक्ट हुई होती है लाइट, वही हमें दिखता है कि मून की लाइट है वो, ठीक है। एक्चुअली मून की लाइट नहीं होती वो, ठीक है। आगे आपको बताया इसमें कि जो सरफेस ऑफ द मून होता है उसमें क्रैटर्स आते हैं, माउंटेन्स, वैलीज, ठीक है। क्रैचर कब फॉर्म होते हैं, जब सॉलिड बॉडीज होती है हमारे पास, जैसे मेटेरॉइड्स, वो क्रैश हो जाते हैं हमारे मून सरफेस के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से क्रैचर्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। लावा फ्लो करता है हमारा क्रैटर से, और फिर एक स्मूथ और डार्क कलर का होता है ये, ठीक है। ये बहुत साल पहले हुआ था ऐसा। तो इस तरह से चीजें चेंज होती गई, और मतलब वहां पे ना ही हवा है, ना ही पानी है, ना ही वहां पे ऐसी वेदरिंग कंडीशन है जिसको कि हम
वो यूज कर सके, ठीक है। लैंडिंग ऑन द मून, अब आपको पूछा है इसमें कौन कौन से ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने सबसे पहले लैंड किया था मून के ऊपर। तो फर्स्ट है हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने कि वो फर्स्ट मैन था जिसने कि अपने जो भी फुटप्रिंट थे वो मून के ऊपर डाले थे, वो डाले थे उसने 20 जुलाई 1969 में। और जो आर्मस्ट्रॉन्ग था और एल्ड्रिन था, ये दोनों हमारे मून के ऊपर गए थे। इन्होंने लगभग वहां पे 2.5 घंटे बिताए थे मून के ऊपर, और वहां से कुछ रॉक्स के सैंपल लाए थे अर्थ के ऊपर वहां से। तो ये रॉक्स थी, मतलब रॉक्स भी लाए, रॉक्स के बारे में उन्होंने सैंपल लाए थे, तो वो इंफॉर्मेशन उन्होंने साइंटिस्ट को दी, ठीक है। तो ऐसे कुछ अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट भी थे, मतलब जिनका नाम पता ही नहीं है, ठीक है, जिनका नाम ही नहीं था, वो भी जैसे कि वो जो भेजे गए थे मून के ऊपर, ठीक है। तो जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन लानी हो तो साइंटिस्ट ने किसके थ्रू लाई थी, फोटोग्राफ्स के थ्रू इंफॉर्मेशन लेके उनके ऊपर रिसर्च करके ही वो पता करते थे चीजों का। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मून है, ये क्या कर रहा है, वन साइड टू द अर्थ। देखो ये कौन है, हमारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, ये क्रैटर्स हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ना ही यहाँ पे हवा है, ना ही यहाँ पे विंड चलती है, कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे सर्वाइवल जो ग्रोथ है, सर्वाइवल रेट है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स की सैटेलाइट्स होती है, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे पास वो सैटेलाइट होती है जो सिग्नल भेजती है, ठीक है, टीवी को और रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीफोन कॉल्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, ठीक है। जब आपको कोई सिग्नल किसके लिए सिग्नल भेजती है, टीवी के लिए, रेडियो के लिए, अदरवाइज हमारे टीवी नहीं चलने अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स नहीं होगी तो। नेविगेशन सैटेलाइट्स होती है, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, समुद्री जहाज होते हैं, तो वो किस तरह से अपना जो भी रास्ता है उसको ढूंढते हैं नेविगेशन सैटेलाइट के थ्रू। एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, जैसे कि आपने स्पेस को कैसे देखते हैं, आप टेलीस्कोप के थ्रू ही देख पाते हैं ना आप स्पेस में, अदरवाइज नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। वेदर सैटेलाइट क्या होती है, जो हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि आज बारिश होगी, मौसम साफ रहेगा, कितने डिग्री रहेगा, ठीक है। एडवांस प्रेडिक्शन कर देती है फ्यूचर के वेदर की, ठीक है। तो इस तरह से वेदर सैटेलाइट हेल्पफुल होती है हमारे लिए। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, ग्राउंड स्टेशन होते हैं अर्थ के ऊपर, वो सेंड और रिसीव करते हैं सिग्नल, ठीक है, इन सैटेलाइट से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती है जिन्हें हमने बनाया है, ठीक है, जो कि ऑर्बिट करती है अर्थ के अराउंड, ठीक है। और इसमें हमारे पास जैसे कि सैटेलाइट्स होगी और बहुत सारे ऐसे पावरफुल रॉकेट्स है जो अचीव किए साइंटिस्ट्स ने, ठीक है। एक्लिप्स में आता है टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। अब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ किसके बीच में आती है, सन और मून के बीच में आती है, और ये सनलाइट को ब्लॉक कर देती है मून और मून के भी मून के मतलब मून के पास पहुंचने से, और शेडो क्रिएट कर देती है, उसे बोला जाता है लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स वो एक्लिप्स होता है जिसमें मून आ जाता है किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच में, और छोटा सा पार्ट होता है वो ब्लॉक कर देता है, मतलब लाइट सन का जो छोटा सा पार्ट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसे बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, ठीक है। और ऐसे ही सोलर और लूनर एक्लिप्स की यहाँ पे आप देख सकते हो, लूनर एक्लिप्स यहाँ पे ये सोलर एक्लिप्स की है, तो यहाँ से आइडिया ले सकते हो आप चीजों का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वही चीजें मैंने आपको बताई, वही चीजें डायग्राम में आपने करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, which of the following layer of the earth contain everything essential for life? Crust. The inner core of earth is almost entirely made up of, जो inner core होती है अर्थ की वो किससे बनी होती है, आयरन से,
वट इज द सन मेड अप ऑफ, सन किससे बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। मैन मेड ऑब्जेक्ट जो हमारे दैट ऑर्बिट द अर्थ आर नोन एज, किसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। अब मैच द फॉलोइंग है आपके पास, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कहाँ होते हैं, क्रस्ट के ऊपर, कोरोना कहाँ है, सन, सन के ऊपर, थिक थिन लेयर होती है हमारे सन की, ठीक है, थिन लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। और मोल्टन मैग्मा क्या होता है, मेंचल में होता है। क्रैचर कहाँ पे होते हैं, हमारे मून पे होते हैं। सन इन शेडो कहाँ होती है, हमारी शेडो कब परछाई पड़ती है हमारे सन, जो भी सूरज के ऊपर है जब सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। इसी तरह से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है एस्ट्रोनॉइट्स हु लैंडेड ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। सेकंड है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। थर्ड है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी होती है, क्रस्ट। फोर्थ है हमारे पास द लेयर दैट फॉर्म द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसी लेयर जो सेंटर ऑफ अर्थ को फॉर्म करती है, कोर। थिन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड द सन, सन के चारों ओर होती है वो छोटी सी पतली सी लेयर होती है, सॉरी छोटी सी नहीं पतली सी लेयर होती है एटमोस्फेयर की सन के चारों ओर, से बोलते हैं कोरोना, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट होती है हमारी अर्थ की मून, ठीक है। डीप होल होते हैं हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, बोलते हैं क्रैचर। और सोलर सिस्टम क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जब सन और सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है उसके चारों ओर और सोलर सिस्टम को फॉर्म करती है, उसे बोला जाता है सोलर सिस्टम, ठीक है। आगे अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स नेम द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर इन द सोलर सिस्टम। अब आपको बोला है आपने किस किस को करके किया है, कोमेट्स, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट और जो भी हमारे पास वेरियस प्लैनेट्स है उनको इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे रख के ही हमने इनको नामांकन किया इनका, ठीक है। नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, भाई 8 प्लैनेट्स को किया हमने, जैसे कि मरकरी, विनस। व्हाट डज द सन मेनली कंसिस्ट ऑफ, सन क्या कंसिस्ट करता है मेनली, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ठीक है। और जब सेंटर ऑफ द सन पहुंच जाता है वो तो हाइड्रोजन चेंज हो जाती है हीलियम में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज एक्लिप्स, नेम द 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। एक्लिप्स मींस होता है हिडन, छुपना, ठीक है। जब सन, मून, अर्थ एक पोजीशन पे आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे, उस टाइम अर्थ हमारी मून और सन के बीच में आती है और मून फिर हमारा सन और अर्थ के बीच में आती है। इस तरह से क्या होता है, जो मिडिल कास्ट शेडो होती है वो फुली पार्शियली पड़ती है और हाइड कर देती है हमारे सन को, या तो वो थोड़ी सी पार्शियली होती है, फुली हाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्लिप्स। और 2 टाइप्स के होते हैं, लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। अर्थ डिफरेंट फ्रॉम द ऑल अदर प्लैनेट्स इन द, अब देखो अर्थ कैसे डिफरेंट है अदर प्लैनेट से जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि अर्थ के ऊपर सब कुछ है, पानी है, हवा है, मिट्टी है और ब्लैंकेट है एयर का अराउंड द अर्थ, उसे बोला जाता है एटमोस्फेयर, जो प्रोटेक्ट करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेज से, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की उससे। और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ओशियंस हमारे पास होती है हमारे अर्थ पे, रिवर, माउंटेन, वैली, सारा कुछ होता है। डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, सरफेस ऑफ द मून बताना है आपने, तो सरफेस ऑफ द मून कवर्ड विद क्रैटर्स, माउंटेन और वैली से कवर्ड है। क्रैटर आर फॉर्म्ड, क्रैटर कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब सॉलिड बॉडी वहां पे जैसे कि मेटेरॉइड्स है वो क्रैश हो जाते हैं मून के सरफेस के ऊपर, तो क्रैटर फॉर्म होते हैं। लावा फ्लो करता है हमारा इन क्रैटर्स के बीच में और एक स्मूथ और डार्क कर देता है। ऐसे ही हमारे पास बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ऐसी ही चेंजेस हुई थी, बट वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हवाई, ना ही पानी हुआ, ना ही कॉज बेहतरिंग हुई। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सन। अब सन क्या होता है हमारे पास, द सन इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे, ठीक है। सन एक बहुत, सन स्टार है पता ही है आपको, वो पर अर्थ के कितने नजदीक है, वो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है। और एक ह्यूज बॉल है हमारी गर्म गैस चीजों का गोला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैंडिंग ऑफ ऑन द मून। आपने एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है लैंडिंग ऑन द मून के बारे में। द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वर द क्रू ऑफ द अमेरिकन स्पेस मिशन अपोलो 11। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द मिडी स्पेस सेंटर एट द फ्लोरिडा ऑन जुलाई 16। ये सारा आपकी थ्योरी
भी है, इसको आप देख लेना। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैन कौन था जिसने लैंड किया था मून के ऊपर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट स्टेप पॉट एंड thus become the first man to set foot on the moon on 20 जुलाई 1969। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 5 है लूनर एक्लिप्स में आपको बोलते हैं जब अर्थ किसके बीच में आती है, पृथ्वी जब हमारी सूरज और किसके बीच में, चंद्रमा के बीच में आती है और क्या कर देती है, सनलाइट को पहुंचने से रोकती है मून तक। ठीक है, तो वो क्या कर देती है, मून तक पहुंच नहीं देती है सनलाइट को, तो वो क्या कर देता है कि शेडो क्रिएट कर देती है, उसको लूनर एक्लिप्स बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एक्लिप्स कैसे होता है हैपन, वो भी मैंने आपको बता दिया। जब मून किसके बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है, तो कुछ थोड़ा सा पार्ट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो उसको सन का जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ द सन स्टॉप्ड बर्निंग, क्या होगा अगर सन स्टॉप कर दे बर्निंग, मतलब गर्माहट ना दे, सनलाइट ना दे, बर्निंग सेंसेशन को स्टॉप कर दे अपने को, तो क्या होगा, तो होगा कुछ दिनों के बाद जो टेम्परेचर होगा हमारा धीरे धीरे गिरने लगेगा और कोई भी इस प्लेनेट के ऊपर नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। जब कोई सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, सारे प्लांट्स मर जाएंगे, सारी की सारी जगह डार्कनेस हो जाएगी, तो फिर क्या रहेगा हमारे इधर अर्थ के ऊपर, कुछ भी नहीं रहेगा। तो मतलब एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सन की, अगर सन ना हो तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, विल यू बी एबल टू ड्रिंक जूस थ्रू अ स्ट्रॉ ऑन द मून, इफ नॉट व्हाई। अब आपको पूछ रहे हैं कि आप मून के ऊपर जाके ड्रिंक कर सकते हो जूस, हम कैसे कर सकते हैं वहां पे जाके ड्रिंक जूस, क्योंकि वहां पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून के ऊपर, तो फिर ना ही हम वहां पे ड्रिंक कर सकते हैं जूस, ना ही हम नाच सकते हैं, ना नहीं हम वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक लाइफ मे नॉट बी पॉसिबल ऑन द मून, लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है मून के ऊपर, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है रहने के लिए, ना ही वहां पे पानी है, ना ही वहां पे हवा है, तो हम सोच ही नहीं सकते कभी भी कि वहां पे लाइफ होगी इन फ्यूचर। हो सकती है कभी जो बहुत ज्यादा चमत्कार हो जाते हैं, बाकी अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, अभी तक कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती हमारी मून के ऊपर। ठीक है, इस तरह से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये सन अर्थ और मून वाले चैप्टर से लिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।